guys, welcome to my YouTube channel आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 का जो चैप्टर 1 है कोल्ड वॉर एरा, उसका आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके बताऊँगी और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कोल्ड वॉर एरा का चैप्टर 1 का फ्रंट पेज है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने में ओवरव्यू दिया हुआ है और कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पेज बहुत अच्छा है और खैर देखने से क्या मतलब है, हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तो हम पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। सो ओवरव्यू यहाँ पे जो है इसको लाइन बाय लाइन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली मैं अगर पढ़ूँगी ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो मैं इसको आप लोग को बता देती हूँ कि इस ओवरव्यू में दिया क्या हुआ है। एक्चुअली इस ओवरव्यू में ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा, इस बुक को एक बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है। मतलब कि इस बुक का बेस ही है, समझ लीजिए, ये कोल्ड वॉर एरा। इसमें मेनली दो सुपर पावर्स के बारे में बताया गया है, एक है यूएसए, सेकंड है यूएसएसआर और सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं हम लोग। और तीसरा जो इसमें बताया गया है वो है आपका नैम। नैम में हमारा इंडिया भी आता था, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। और यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं NIEO दिया हुआ है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये भी नैम के द्वारा ही दिया गया था। सो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है इसके अंदर। और यही बताया गया है इसमें कि कैसे दो सुपर पावर्स मर्ज हुई, कैसे नैम बना और नैम फिर रहा या नहीं रहा, नैम की क्या कोल्ड वॉर में भूमिका रही, ये सब इसमें बताया गया है। और यही आपका ओवरव्यू था, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसमें आपको कुछ फुल फॉर्म्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको याद कर लेने होंगे, ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे का मेन चैप्टर। तो मेन चैप्टर में इसका फर्स्ट में जो टॉपिक है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो आप ऐसा आपको बहुत कम ही मिलेगा कि कोई लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताएगा, बट मैं बताऊंगी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए वीडियो तो ज़्यादा ही लंबा होगा। और मैं एक पार्ट में तो ऑफकोर्स वीडियो पूरा कर नहीं पाऊँगी, तो 3-4 पार्ट्स लगेंगे, बट अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द USSR, यहाँ पे USSR का फुल फॉर्म दिया हुआ है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एक मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ भी दे। और डेट भी याद कर लीजिएगा, इन अप्रैल 1961। The leaders of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation of the coast of the United States. एक्चुअली जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उसके नीचे ही एक उसके कोस्टल एरिया में एक छोटा सा आइलैंड है क्यूबा नाम का, और वहाँ के प्रेसिडेंट है फिदेल कास्ट्रो। और मैंने जैसे आपको बताया कोल्ड वॉर में दो मेन सुपर पावर्स थी, एक USSR, दूसरा USA। तो USSR के अप्रैल 1961 में 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन USSR के नेताओं को यह चिंता सताने लगी कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर हमला मत कर दे और फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट मत हो जाए, यानी वो क्यूबा पे कब्जा मत कर ले। ये चिंता उन लोग को सताने लगी कब? 1961 अप्रैल में। Okay, so Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. Cuba was an ally मतलब समझ लीजिए कि एक पार्टनर था और वो सोवियत यूनियन के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसे सोवियत यूनियन से वित्तीय सहायता मिलती थी और डिप्लोमेटिक एड भी मिलता था, तो उसको बहुत कुछ मिल जाता था, तो वो सोवियत यूनियन के साथ था। Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into a Russian base. जो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा को रूस सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। और इन 1962, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी।
The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR. अब उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स तो लगा दी क्यूबा पे, अब यूएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था क्योंकि उनका जो अटैकिंग एरिया था, पहले रशिया यहाँ पे था, यूएस यहाँ पे। अब क्या हुआ कि रशिया का बेस यहाँ पे आ गया तो वो आसानी से यूएस पर हमला कर सकता था नज़दीक से, और पहले के मुकाबले अब 2 गुने ज़्यादा शहरों को बर्बाद कर सकता था यूएसएसआर। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. क्यूबा में सोवियत यूनियन के द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस करने के 3 सप्ताह बाद, 3 weeks, 3 सप्ताह बाद किसको, यूनाइटेड स्टेट्स को पता चला, अमेरिकन को पता चला कि तो सोवियत यूनियन ने क्यूबा में एक रशियन बेस बना दिया है, उनके वो इसके बारे में पता चला। तो अब पता चला तो मैंने जैसा कि बताया डर का विषय था बिकॉज बहुत नज़दीक आ गए थे अब वो लोग हमला करने के लिए। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उस टाइम प्रेसिडेंट थे यूएसए के जो, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, एंड हिज एडवाइजर्स वेर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से ना डर रहे थे, मतलब हिचकिचा रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाए, बट दे वेर डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चियो टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। लेकिन वे इस बात को लेकर भी, मतलब उनको विश्वास था कि क्रुश्चियो क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा लेगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ये जानते हैं। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स, कैनेडी कौन है, President of USA that time. Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of its seriousness. तो केनेडी ने क्या ऑर्डर दिया कि अमेरिकन की जो भी सोवियत यूनियन से क्यूबा की तरफ जो भी जहाज़ें आती हैं उनके बीच में बैरियर लगा दिया जाए वहाँ पे, और ताकि वहाँ से कोई जहाज़ आ ना सके। ये चेतावनी देते हुए कि हम इस मैटर पे, मतलब क्यूबा पे उन्होंने रशियन बेस बना लिया, इस मैटर पे हम अपनी गंभीरता दिखा रहे हैं, डराने के लिए एक तरह से कि हाँ संभल जाओ, नहीं तो हमारे पास भी ये हथियार, हम भी मार सकते हैं आपको, और फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा तो दिक्कत दोनों को होगी। फिर क्या हुआ, ए क्लैश सीम्ड एमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और ऐसा स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, और इसी चीज को कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यानी क्यूबन मिसाइल संकट। The prospects of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. इस संघर्ष जो हुआ, मतलब जो भी क्लैश हुआ, संघर्ष हुआ, इसकी आशंका ने पूरी दुनिया को एक्चुअली डरा दिया था। For it would have no ordinary war, have been no ordinary war. यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता, अगर होता तो। Eventually, to the world's great relief, both sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back. और अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया, और लास्टली दुनिया ने चैन की सांस ली। और जो सोवियत संघ के जहाज थे, या तो उन्होंने अपनी गति धीमी कर ली या वो अपना वापसी का रुख कर लिया उन्होंने। The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as Cold War. Cold War का जो चरम बिंदु था ना, वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, ये आपको कोल्ड वॉर का डेफिनेशन का भी काम कर सकता है। The Cold War referred to the competition, the tensions, and a series of confrontations between the United States and Soviet Union, backed by their respective allies. शीत युद्ध जो था, कोल्ड वॉर, सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्य से, however, it never escalated into a hot war, that is a full-scale war between these two superpowers. सौभाग्यपूर्ण, इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 टाइप, वैसा कुछ नहीं हुआ, रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। There were wars in various regions with the two powers and their allies involved in warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war. दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन
के बीच मतलब नहीं, विभिन्न इलाकों में ना युद्ध होते रहते थे उनके, और उसमें दोनों महाशक्तियाँ भी कंट्रीब्यूट करती थी, दोनों सुपर पावर्स। लेकिन हमारे पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। शीत युद्ध जो था सिर्फ जोर आजमाइश या सैनिक गठबंधन या फिर शक्ति संतुलन का मामला नहीं था। These were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. बल्कि इसके साथ साथ आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है और किसका सिद्धांत ज़्यादा अच्छा है। दोनों में इस चीज़ को भी लेकर टेंशन्स थे, तनाव थे। द वेस्टर्न एलायंस हेडेड बाय द यूएस, वेस्टर्न जो एलायंस था उसको यूएसए हेड कर रहा था, रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। उन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी रखी कैपिटलिज्म की, ये इंपॉर्टेंट है। वाइल द ईस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द सोवियत यूनियन, और ईस्टर्न अलायंस सोवियत यूनियन द्वारा हेड किया जा रहा था, was committed to the ideology of socialism and communalism, और उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी रखी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इन 1945, the Allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis power led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War 1939 to 1945। हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 में, और उसमें दो मतलब मेन ग्रुप्स बने थे, एलिड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान थे, और एलिड फोर्सेस में यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थे, और एलिड फोर्सेस की जीत हुई थी। The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, जिसको अब म्यांमार कहते हैं, and parts of India's northeast। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला, और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between 1914 and 1918। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जन हानि और धन हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध से ऐसी पूरा दुनिया हिल गया था एकदम, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा मतलब भयानक रहा और भारी पड़ा वर्ल्ड को। The end of the Second World War was also the beginning of Cold War, और Second World War का अंत ही Cold War की शुरुआत थी। The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender। सब कोई जानता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ने दो परमाणु बम गिरा दिए थे जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, और जापान को सरेंडर करना पड़ा था। कब हुआ था? अगस्त 1945 में, ये भी याद रखिएगा। Critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that the Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसलों के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि अब जापान तो आत्मसमर्पण करने ही वाला है, ऐसे में बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। They suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme। अब वो लोग ऐसा, जो आलोचक थे वो ऐसा कहते थे कि मतलब मानते थे कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य था सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था ना कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि वही सुपर पावर है, ऐसा उनके आलोचकों का मानना था।
US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American and Allied lives. और अमेरिका के जो समर्थक थे उनका तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना था और इसीलिए अमेरिका और साथी राष्ट्रों के आगे जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था, इसलिए अमेरिका ने गिराया. Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage. जो भी उसका मोटिव रहा हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दो सुपर पावर्स को जन्म दिया. एक था यूएसए, एक यूएसएसआर. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on the earth. और फिर क्या हुआ? जर्मनी और जापान हार चुके थे तथा यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार ही झेल रहे थे. अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे, यानी कि टू सुपर पावर्स बन गए थे. इनके पास इतनी क्षमता थी ना कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके. While the Cold War was an outcome of the emergence of US and the USSR as two superpower rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना, ये तो समझ आ गया. शीत युद्ध शुरू होने के पीछे मतलब यह भी समझ काम कर रही थी ना कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना, मतलब दोनों जानते थे, सब जानते थे कि मार झेलना किसी भी राष्ट्र के लिए फायदेमंद तो है ही नहीं. यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था. यहाँ देख सकते हैं. द लॉजिक इज सिंपल येट एंड पावरफुल. When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their societies. जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता थी कि परमाणु हथियार की क्षमता थी कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे, तो ऐसे में दोनों के बीच जो वार होना था ना, उसकी संभावना कम जताई जा रही थी, क्योंकि दोनों को नुकसान होता, किसी का फायदा तो होने नहीं वाला था, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम थे. और उकसाया गया, मतलब उकसाना तो होता ही है, तो उकसावे के बावजूद भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे कितना भी हो, लेकिन इससे होने वाले जो नुकसान और विध्वंस को गलत नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत मैसिव होता. और in the event of nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. परमाणु युद्ध के सूरत में ना दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ता कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी इम्पॉसिबल, असंभव ही था. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता भी, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच ही जाते. दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस. और इसी को डिटरेंस अवरोध, इसी को अवरोध कहा गया, अवरोध का तर्क कहा गया. बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है. बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट against an attack and to cause so much destruction then neither can afford to initiate war. दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता. इसी को डिटरेंस कहा गया है, logic of deterrence. Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. इस तरह महाशक्तियों के बीच बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद भी शीत युद्ध ही रहा, रक्त रंजित युद्ध या हॉट वॉर का रूप नहीं लिया. The deterrence relationships prevents war but not the rivalry between powers. अवरोध की जो पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने तो युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति प्रतिद्वंदिता को तो नहीं रोक सकी. So, note the main military features of the Cold War. The two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were accepted to behave as rational as responsible actors. शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर थोड़ा ध्यान दिया जाए.
इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। They were to be rational and responsible in the sense that they understood the risk in fighting wars that might involve the two superpowers. When two superpowers and the blocs led by them are in deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive. अब परस्पर विरोधी गुटों में इन देशों को नहीं, देखिए, इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध थम जाए। जब दो महाशक्तियों और उनके अगुवाई वाले गुट के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित हो सकता है। Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने मतलब पूरे मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाला। और देखिए, मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिया और अब करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे के टॉपिक्स मैं आपको आगे इस वीडियो के पार्ट्स में बता दूँगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा और पसंद भी आएगा वीडियो। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।